हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सोनम एक बहुत ही चालाक लड़की थी। उसके पति का नाम मनोज था। सोनम बहुत ही मतलबी थी। उसे बस अपने आप से मतलब था। सोनम की सास मालती और ससुर अनिल बहुत ही सीधे स्वभाव के लोग थे, लेकिन सोनम उन्हें हमेशा पागल बना दिया करती और अपना काम उनसे निकलवा लिया करती। लेकिन अब समय के साथ सोनम अपने सास ससुर से इतनी परेशान हो चुकी थी कि वो उनको घर में देखना तक नहीं चाहती थी। इसीलिए एक दिन वो अपने पति से कहती है, कब तक तुम्हारे ये माँ बाप घर में बेकार पड़े रहेंगे? तुम ये क्या बकवास कर रही हो? मेरे माँ बाप को बेकार बोलने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? इसमें समझने वाली क्या बात है? तुम्हें दिक्कत है तो तुम ही चली जाओ ना। अरे एक तो तुम्हारे माँ बाप कुछ करते धरते नहीं, ऊपर से घर में पड़े पड़े खर्चा ही बढ़ा रहे हैं ना। घर में तो तुम भी पड़ी रहती हो, उन्होंने तो आज तक कुछ नहीं बोला। अरे तुम क्यों अपने माँ बाप की सेवा में इतने लगे रहते हो? तुम्हें हमारे बारे में कुछ सोचना है कि नहीं? हमारा भी परिवार बनेगा आगे कि नहीं? हमारे बारे में मैं भी सोचता हूँ, लेकिन तुम तो मेरे माँ बाप के पीछे ही पड़ गई हो। कल को हमें भी जरूरत होगी पैसों की। तुम तो सारे पैसे अपने माँ बाप की सेवा और दवाई में लगा देते हो। कुछ बचता भी है हमारे पास? तुम ठीक तो बोल रही हो, लेकिन मैं उनका बेटा हूँ। मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अब जैसा मैं बोलती हूँ वैसा करो। बस बहुत निभा लिया बेटे होने का फर्ज। सोनम मनोज को अपनी बातों में फंसा लेती है। मनोज सोनम की बातों में आकर वो जो भी बोलती वही करने लगता है, जिसके बाद सोनम सारे घर का काम अब अपने सास ससुर से करवाने लगती है और खुद बैठकर बस आराम फरमाती है। साथ ही अगर मालती और अनिल मनोज से इस बारे में कुछ भी बोलते तो वो उनकी बातों को अनसुना करके टाल दिया करता। ऐसे ही कुछ दिन तक तो यही चलता है और एक दिन सोनम मनोज से कहती है, काम तो ठीक है, लेकिन ये घर में रहते हैं, इससे अच्छा है कि कुछ ऐसा करो कि इनसे हमें पैसे मिलने लगे। तुम्हारा मतलब क्या है? मैं कुछ समझा नहीं। अरे तुम्हारे माँ बाप कहीं से पैसा कमा कर लाए और हमें दे, या फिर हम कुछ ऐसा करें कि वो घर से निकल जाएं और हमें पैसे भी मिल जाएं। हाँ, तुम बात तो सही बोल रही हो, लेकिन ये घर तो पापा के नाम ही है ना, तो घर से निकालने के लिए पहले घर भी अपने नाम पे करवाना पड़ेगा। वो सब तो हो जाएगा, लेकिन पहले ये सोचो कि ऐसा क्या करे जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ, तब तक तुम ये घर अपने नाम करने की सोचो। ठीक है। सोनम धोखे से घर के पेपर अपने नाम करवा लेती है और अपने सास ससुर को पता तक नहीं चलने देती और फिर शाम को मनोज के पास आकर कहती है, ये लो, मैंने घर अपने नाम करवा लिया है। अब तुमने सोचा कुछ कि कैसे निकले घर से? हाँ सोच रहा हूँ, लेकिन तुमने घर कैसे अपने नाम करवा लिया? बस जो मैं बोलती हूँ वो करके दिखाती हूँ। अब जल्दी से तुम भी सोचो कि आगे क्या करना है। सोनम की बात सुनकर मनोज दोनों को घर से बाहर निकालने के लिए अपने एक दोस्त से ऑफिस में बातें कर रहा होता है, लेकिन उसकी ये सारी बातें उसके कंपनी का मालिक मुकेश सुन लेता है, जो अक्सर मनोज के घर उसके माँ बाप से मिलने आता था। और वो मनोज को अपने माँ बाप से परेशान देखकर उसके पास जाकर बोलता है, हेलो मनोज, काम कैसा चल रहा है? अरे सर, काम बिल्कुल ठीक चल रहा है। आप बताइए सर, यहाँ फैक्ट्री साइड में आप आए, कुछ काम था क्या? सॉरी, मैंने तुम्हारी और तुम्हारे दोस्तों के बीच की हुई सारी बातें सुन ली थी। सॉरी सर, मैं तो वो बस ऐसे ही बोल रहा था। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर था। क्या? तुम अपने माँ बाप का सौदा करो तो मैं उन्हें खरीदना चाहूँगा। लेकिन सर, आपको क्यों जरूरत है उनकी? वो बूढ़े हैं, कोई काम नहीं कर पाएंगे। मेरे माँ बाप नहीं है और मेरा बच्चा अपने दादा दादी से मिलने के लिए बहुत जिद कर रहा है, इसलिए मैं उनको अपने घर पर रखना चाहूँगा, ताकि झूठे ही सही मेरे बच्चों को उनके दादा दादी मिल जाए। सही है, अगर सर ने मेरे माँ बाप को ले लिया तो हमें ये बदले में बहुत सारा पैसा देंगे। जी सर बिल्कुल, मैं अभी घर पर बात करके बताता हूँ। मनोज खुशी से फूले नहीं समाता और भागते हुए सोनम के पास जाता है और उसको सब बताता है कि वो अपने माँ बाप का सौदा करके आया है। सोनम भी बहुत खुश होती है और बोलती है, सौदा तो हो गया, लेकिन सास ससुर को भेजेंगे कैसे? इतने में ही वो देखती है कि उसके सास ससुर आ रहे हैं और सोनम उनसे कहती है, माँ जी, बाबूजी, आप लोग यहाँ पर अकेले थक जाते होंगे ना, इसलिए मनोज जी ने आपके लिए एक नई जगह देखी है। हाँ, और आप दोनों आज ही जा रहे हो? लेकिन बेटा, ऐसे अचानक से क्यों? और हम दोनों यहाँ बहुत खुश हैं।
आप दोनों हमें बताते नहीं तो क्या हमें पता नहीं चलेगा कि आपका भी मन कभी कभी घूमने को करता होगा। बेटा हम 1-2 दिन के लिए ही जा रहे हैं ना, वापस यहाँ आ जाएंगे ना। हाँ माँ, आप दोनों कुछ दिनों के लिए घूमने जा रहे हो। सोनम और मनोज दोनों मिलकर उन्हें मुकेश के घर भेज देते हैं और मुकेश से ढेर सारा पैसा लेकर घर वापस आते हैं और बहुत दिनों तक उन पैसों से ऐश करते हैं। पैसे खत्म होने पर जब मनोज काम के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि उसे काम से निकाल दिया है और वो गुस्से में मुकेश के पास जाकर बोलता है, सर आपने मुझे काम से क्यों निकाल दिया? तुम जैसे इंसान को तो मैं अपनी कंपनी में कभी ना रखूं। लेकिन सर मेरी गलती क्या है? मैंने करा ही क्या है? तुमने अपने माँ बाप का सौदा किया और तुम ये बोल रहे हो कि तुमने क्या किया है? सर आप भूल रहे हैं कि सौदा आपके साथ ही हुआ है, आपने ही उन्हें खरीदा है। हाँ, लेकिन मैंने बस ऐसा इसलिए किया है क्योंकि तुम मुझसे नहीं तो कहीं और तो सौदा करते। जो अपने माँ बाप से गद्दारी कर सकता है वो मेरी कंपनी में काम क्या ही करेगा। मुझे भी नहीं करना तुम्हारे साथ काम। मनोज गुस्से में घर आता है और सोनम को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर सोनम उसे कहती है, कोई बात नहीं, तुम कहीं और काम देख लेना। मनोज कहीं और काम ढूंढकर काम करने लगता है और धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता है। लेकिन मनोज जब भी घर आता तो उसे अपने माँ बाप की बहुत याद आती और उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है। वो कुछ दिनों बाद अपने माँ बाप से मिलने मुकेश के घर जाता है, जहाँ वो अपने माता पिता से बोलता है, मम्मी पापा मुझे माफ कर दो। क्या हुआ बेटा, माफी क्यों मांग रहा है? पापा मैंने आपको यहाँ सौदा करके भेजा है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तू जो अब ये बोल रहा है ये बात हमें बहुत पहले से ही पता है। मुकेश ने हमें सब कुछ बता दिया था और वो एक बहुत ही भला इंसान है। मम्मी पापा मुझे माफ कर दो और घर चलो। माफ तो तुझे कर देंगे लेकिन घर नहीं जाएंगे, क्योंकि फिर तेरी बीवी कुछ बोलेगी और तू वही करेगा, इसीलिए हम कहीं नहीं जा रहे अब। नहीं पापा, वो आपका घर है, आप वहीं रहेंगे। मनोज को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने माता पिता से माफी मांगता है और उन्हें वापस अपने घर ले आता है। अपने सास ससुर को दोबारा घर में देखकर सोनम गुस्से में बोलने लगती है, अरे ये क्या किया, इतनी मुश्किल से तो गए थे ये लोग घर से, आप इन्हें वापस उठा कर ले आए। चुप हो जा, तेरी वजह से मैंने अपने माता पिता को घर से बाहर कर दिया था, उनके साथ इतना गलत सलूक किया। आप भूल गए क्या मैंने आपको क्या बोला था? मुझे सब याद है, तूने मुझे क्या बोला था, मेरे माता पिता ने मेरे लिए क्या किया है। अगर ये दोनों इस घर में रहेंगे तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। अरे बहू तू क्यों घर छोड़कर जा रही है, हम ही वापस चले जाते हैं। हाँ बहू ये तेरा घर है और तू कहीं नहीं जाएगी। ठीक है, तुम कहीं नहीं जाओगी, हम तीनों घर छोड़कर जा रहे हैं। आप क्यों जा रहे हो? मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। नहीं, मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। सास ससुर का सौदा करके मैंने पाप किया है, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं बेटा। देखो जिसका तुमने सौदा किया था वो तुम्हें अपने सगे बच्चे जितना मानते हैं और तुम हो कि उनको ही इस घर से निकालने पर तुली थी। मुझे भी इस गुनाह में शामिल किया तुमने, मेरे कान भरे मेरे ही माँ बाप के खिलाफ। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मालती को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सबसे माफी मांगती है और समझ जाती है कि घर में उसे सबके साथ मिलकर खुशी से रहना चाहिए और यही वो करती है। सुहानी लाल कलर के प्यारे से ड्रेस को पहने हुए सज धज कर रेस्टोरेंट में टेबल पर राज का इंतजार करते हुए खुद से बोलती है, आज मैं राज को अपने दिल की बात बता दूंगी कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। मैंने देखा है उसकी आंखों में कि वो भी मुझे बहुत प्यार करता है। सुहानी ये सब बोल ही रही होती है कि तभी राज सामने से चलकर आ रहा होता है और सुहानी को लाल ड्रेस में सजा हुआ देखकर राज उसे निहारता रह जाता है और सुहानी उसके पास आकर बोलती है, अरे देखते ही रहोगे अब कि चलोगे भी? देखो मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ ऑर्डर किया है। सुहानी उसे चेयर पर बैठा देती है, जिसके बाद वो उसे ऑर्डर किया हुआ खाना अपने हाथों से सर्व करती है। राज खाना खाते हुए सुहानी को देखने लगता है कि तभी सुहानी एक बार फिर उससे बोलती है, तो बताओ कैसा लगा? मैंने सब कुछ तुम्हारा फेवरेट ऑर्डर किया था, तुम्हें ये सब पसंद है ना? हाँ थैंक यू सुहानी। काश राज तुम एक बार पूछ तो लेते कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है। आज स्पेशल तुम्हारे लिए मैंने रेड कलर का सूट पहना और तुमने तारीफ भी नहीं की। सुहानी खा लिया मैंने, चले घर अब। अरे ये तो बताओ कि मैं इस सूट में कैसी लग रही हूँ?
तुम जो भी पहनो सब कुछ तुम पर बहुत अच्छा लगता है। राज जैसे ही खाना खाकर टेबल से उठता है, सुहानी उसके करीब जाकर उसे बोलती है, वो राज, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुमसे शादी भी करना चाहती हूँ। आई रियली रियली लव यू। सुहानी की बात सुनकर राज बात को टालने की कोशिश करते हुए उससे बोलता है, सुहानी, रात काफी हो गई है, चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं। मैंने तुमसे कुछ कहा था ना, कुछ पूछा था, तुम मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हो और उसे टाल रहे हो। मैंने तुम्हारी आंखों में देखा है कि तुम मुझे बहुत चाहते हो, फिर मुझे खुद से दूर क्यों कर रहे हो राज? कुछ नहीं है, घर चलो, तुम्हारी माँ परेशान हो रही होंगी। वो कहते हैं ना, जब हमें किसी से प्यार होता है तो हम उसकी आंखें पढ़ सकते हैं। सुहानी ये जानती थी कि राज भी उससे प्यार करता है, फिर वो क्या वजह है जो उसे सुहानी से दूर होना पड़ा। राज सुहानी को अपनी कार में बैठाकर उसके घर ड्रॉप करता है, जहाँ रूपाली बोलती है, अरे सुहानी, आ गई बेटा तू? आओ राज बेटा, तुम दोनों बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं आंटी जी, मैं जरा जल्दी में हूँ, फिर कभी। राज के जाने के बाद रूपाली किचन में जाकर रोते हुए खुद से बोलती है, हे भगवान, और क्या क्या देखना बाकी रह गया। आज अगर मेरा बेटा संभव जिंदा होता तो मेरी बहू की आज ये हालत ना होती, ना वो विधवा होती, ना उसे सदमा लगता, और ना ही आज वो खुद को कुंवारी समझती। उसे तो ये भी याद नहीं है कि मैं उसकी माँ नहीं, सास हूँ। आखिर रूपाली कौन से पलों को याद कर रही है? आइए जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे की तरफ बढ़ते हैं। सुहानी और राज कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। रोज की तरह वो दोनों बातें कर रहे होते हैं, जहाँ राज बोलता है, यार सुहानी, ये मल्टी कलर की ड्रेस तुम पर बहुत जच रही है, अच्छी लग रही हो आज तुम। अरे राज कब बताएगा इसे कि तू इसे कितना प्यार करने लगा है? थैंक यू राज, तुम्हें तो पता ही है कि मुझे रंगों से कितना प्यार है, फिर हमारी जिंदगी रंगों के बिना कितनी अधूरी है। तुम तो जानते ही हो कि रंगों के बिना कोई जिंदगी नहीं होती। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उस कॉलेज में न्यू एडमिशन लिए संभव नाम का लड़का आता है और उनसे बोलता है, हेलो गाइस, मेरा नाम संभव है और मैं इस कॉलेज में नया हूँ। क्या आप ये मेरे को रूम नंबर बता सकते हैं कहाँ पे होगा? संभव को देखकर सुहानी को उससे पहली नजर में ही प्यार हो जाता है और वो बोलती है, जी हाँ, आइए मेरे साथ, मैं दिखा देती हूँ आपको क्लास। सुहानी उसे क्लास तक पहुँचा देती है, जिसके बाद वो दोनों कुछ ही वक्त में दोस्त बन जाते हैं और उनकी ये दोस्ती गुजरते वक्त के साथ प्यार में बदल जाती है। एक दिन संभव रोज लिए हुए उसे प्रपोज करते हुए बोलता है, सुहानी, आई रियली लव यू। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। संभव की बात सुनकर सुहानी के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसके गले लग जाती है। सुहानी का दुनिया में कोई और ना होने के कारण संभव एक मंदिर में अपनी माँ की मंजूरी से उससे शादी कर लेता है, जिसके बाद वो घर आते हैं, जहाँ रूपाली बोलती है, सुहानी बेटा, इस कलश को पैर मारकर अंदर आ जा। जी सासू माँ। सुहानी बेटा, तूने शायद ध्यान नहीं दिया, मैंने तुझे बहू नहीं बल्कि बेटी कहकर पुकारा है। आज से मैं तेरी माँ हूँ और तू मेरी बेटी, ठीक उसी तरह जैसे संभव मेरा बेटा है। थैंक यू माँ जी, मैंने अपनी माँ को कभी नहीं देखा, लेकिन आज आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि अगर मेरी माँ होती तो वो भी मुझे इतना ही प्यार देती। ऐसे ही वक्त गुजरता है। सुहानी अपनी शादीशुदा जिंदगी और परिवार की सभी जिम्मेदारियों को बड़ी बखूबी से संभालती है। संभव को एक कंपनी में अच्छी जॉब मिल जाती है और एक तरफ जहां सुहानी खुश थी तो वहीं दूसरी तरफ राज दुखी होकर खुद से बोलता है, काश कि मैंने उसे अपने दिल की बात बता दी होती तो आज वो मेरी होती। खैर, प्यार सिर्फ पाना नहीं होता, वो खुश है तो मैं उसे खुश देखकर जी लूंगा। सुहानी, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। वक्त गुजरता है। सुहानी की शादी को ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं। एक दिन उसे सुबह सुबह चक्कर आते हैं और वो किचन में ही बेहोश हो जाती है। रूपाली ये देखकर फौरन डॉक्टर को कॉल करके बुला लेती है, जहां डॉक्टर बताते हैं कि सुहानी प्रेग्नेंट है। तभी संभव बोलता है, माँ सुना आपने, आप दादी बनने वाली हैं। हाँ बेटा, और तू पापा बनने वाला है, मुबारक हो। इस खबर को सुनकर संभव बेहद खुश हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों इस खुशी को सेलिब्रेट करने बाहर जा ही रहे होते हैं कि तभी सामने से आ रही दूसरी गाड़ी से उनकी टक्कर हो जाती है।
और उस एक्सीडेंट में ऑन द स्पॉट संभव की मौत हो जाती है और सुहानी का मिसकैरेज हो जाता है। दिमाग पर चोट लगने के कारण सुहानी सब कुछ भूल जाती है, जिसके बाद रूपाली अपने घर से संभव और सुहानी की शादी की सारी यादें समेटकर अपने कबर्ड में रख लेती है और उसे अपने घर ले आती है। इस बात से अनजान राज एक रोज उसके घर आता है और रूपाली दरवाजा खोलकर बोलती है, हाँ बेटा बोलो, किससे मिलना है? सुहानी मेरी दोस्त है, उसी से मिलना है। वो तो जैसे मुझे शादी के बाद भूल ही गई। और संभव कहाँ है आंटी जी? वो भी मुझे भूल गया। राज के सवालों को सुनकर वो खुद के आंसू छुपा नहीं पाती, जिसके बाद वो बोलती है, संभव अब इस दुनिया में नहीं है और सुहानी को ये भी याद नहीं है कि वो विधवा हो चुकी है। ऊपर वाले ने उसकी जिंदगी के सारे रंग छीन लिए। अपने प्यार सुहानी को ऐसे हालत में देखकर संभव टूट जाता है, लेकिन खुद को संभाल लेता है और फिर वो रूपाली के घर में बार बार सुहानी की केयर के लिए आने लगता है, जिसके बाद वो सुहानी के साथ काफी वक्त बिताता है। आखिर ऐसा क्या है जो तुम्हें मुझसे दूर कर रहा है राज? इतना बोलकर सुहानी घर से बाहर आकर बैठ जाती है, जहाँ पड़ोसन उसे ताना देते हुए बोलती है, हाय दीदी, देखो तो संभव को मरे 3 महीने भी नहीं हुए और ये विधवा लाल रंग पहनकर घूम रही है। अरे एक तो संभव को खा गई कुलक्षणी, मुझे तो इसके तेवर ठीक नहीं लगते। पूरे मोहल्ले की औरतें उसे चारों तरफ से घेर लेती है। ये सब देखकर रूपाली राज को कॉल करके बुलाती है और राज उनके बीच में आकर बोलता है, हटो सब के सब, ये क्या कर रहे हो आप सब? एक औरत होकर भी आप लोग एक दूसरी औरत पर हाथ उठा रहे हो। शर्म आनी चाहिए आप सबको। अरे शर्म कर, विधवा है तू, क्या सुहागनों की तरह लाल रंग पहनकर घूम रही है? राज की बात का उन पर कोई असर नहीं होता, लेकिन विधवा शब्द सुनकर सुहानी को सब कुछ याद आता है, जिसके बाद रूपाली भागते हुए घर के अंदर से सिंदूर की डब्बी लेकर आती है और राज से बोलती है, राज ये सिंदूर उसकी मांग में भर दे। ये समाज ऐसा ही है, विधवा के साथ हमेशा ऐसा ही बर्ताव होता आया है। इन सब का मुंह बंद करने का यही एक तरीका है। रूपाली की बात सुनकर राज उसकी मांग में सिंदूर भरता है और बोलता है, विधवा थी ना, लो हो गई फिर से ये सुहागन। चली जाओ अब आप सब, वरना मजबूरन मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। सभी वहाँ से चली जाती हैं और राज उसे बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुमसे प्यार नहीं, कॉलेज के वक्त से चाहता था तुम्हें, लेकिन कह नहीं पाया। आज तुम मेरी सुहागन बन गई। मुझे सब कुछ याद आ गया है कि मैं एक विधवा हूँ, लेकिन आज एक बार फिर से मैं सुहागन हो गई। अरे मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। अगर संभव मुझे छोड़ के चले गए तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी जिंदगी से सारे रंग और खुशियाँ ही चले गए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे भी जीने का हक है। सुहानी अपने मन की बात उसे बताती है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं और रूपाली दोनों को आशीर्वाद देती है। इसी के साथ ये कहानी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।